हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। तो आज हम नया शुरुआत करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव वाली जो हिंदी होती है, यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, उसकी हम व्याकरण वाले पार्ट को हम पूरा कवर करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हिंदी वर्णमाला से। जो हिंदी वर्णमाला का जो हिंदी का जो पहला चैप्टर है, उसमें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सारी चीजें, स्वर, व्यंजन और कितने टाइप के स्वर होते हैं, कितने टाइप के व्यंजन होते हैं। हम धीरे धीरे वो सारी चीजें कवर करेंगे और मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। और हमारे YouTube चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वर्णमाला। व्याकरण में वर्णमाला का जो पहला भाग है वो आपको समझना जरूरी है। वर्णमाला समझ में आ रहा होगा। वर्णों की एक टाइप की जो माला होती है, यानी कि यदि हम वर्णों को एक माला में पिरो दें तो वो वर्णमाला कहलाएगी। ठीक है, यानी सारे वर्ण एक ही माला में आ जाए तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित यानी कि अरेंज्ड, अच्छी तरह से जो अरेंज हो समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ठीक। सबसे पहले वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब इसमें वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि, ध्वनि जो हम आवाज निकालते हैं, ध्वनि। जैसे मुंह से मेरी आवाज आ रही, अ ई उ हा हे हा, ये सारी ध्वनि है। ठीक है, साउंड। ध्वनि को बोलते हैं हम इंग्लिश में साउंड। ध्वनि ध्वनि जिसे और अधिक ना तोड़ा जा सके, अधिक ना तोड़ा जा सके, उसे क्या कहेंगे हम? वर्ण। ठीक है, जैसे ना, पा, ता, हा, खा, ये सारे क्या है? वर्ण है। इसको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते। अब ठीक है, ये तो हो गए हमारे जिसमें स्वर भी इंक्लूड है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है अपने पास? वर्ण। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं वर्ण क्या है। ध्वनि जिसे अधिक ना तोड़ा जा सके, ऐसी ध्वनि जिसे और अधिक ना तोड़ा जा सके। ठीक है, तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण ध्वनि, ध्वनि से निकल गया है तो ध्वनि का लिखित रूप। तो जो वर्ण होंगे वो क्या होंगे? ध्वनि का लिखित रूप। जब हम कोई भी ध्वनि मुंह से निकालते हैं, उसको हम यदि कॉपी पे लिख दें, किसी पेपर पे लिख दें, उसको हम क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, वर्ण जैसे हमने निकाला चा। ठीक है, चा को हमने लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा? ध्वनि का लिखित रूप। ठीक है, टा, ये एक टाइप का वर्ण है। वर्ण को हमने, ध्वनि को हमने लिख दिया, टा मुंह से आवाज निकाली, ध्वनि। ठीक है, टा को हमने कॉपी पर लिख दिया, बोर्ड पर लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ध्वनि का लिखित रूप बन गया। ठीक है, तो ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाते हैं? वो भी वर्ण होते हैं। ये सारी डेफिनेशन आपकी एग्जाम में पूछी गई है। ध्वनि जिसे और अधिक ना तोड़ा जा सके या ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन वर्ण की है। अच्छा, जब ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहला रहा है तो वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाएगा? ध्वनि। ठीक है, लिखित रूप तो जानते हैं जो रिटन फॉर्म में हो। ठीक, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। इसी प्रकार वर्ण का मौखिक रूप, ओरल जो बोले जाती हैं, जब वर्णों को हम ओरली बोलते हैं, जैसे चा, टा, धा, ये क्या होती है? ध्वनि। हम मुंह से कुछ आवाज निकाल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ध्वनि। ठीक है, जब वर्णों को हम मौखिक रूप में बोलते हैं, मौखिक या वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ये सारी चीजें आप नोट करते चलिए। ठीक है,
वर्ण का या वर्णों का मौखिक रूप क्या कहलाता है? ध्वनि। वर्णों का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इनको नोट करके चलना है, ठीक है। ये भी ध्वनि जिसे और अधिक ना तोड़ा जा सके क्या कहलाते हैं? वर्ण, यानी कि ना, प, ता, हा, खा, ये सारे क्या है? वर्ण है, ठीक है। इसके बाद जो अपने पास आ जाता है वो आ जाता है लिपि। लिपि लिपि क्या होगी? लिपि किसी भी फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे फॉन्ट हम बोलते हैं, ठीक है। लिपि लिपि क्या होगी? जब ध्वनि को हम आकृति दे दें, ध्वनि को आकृति दे दें, कोई आकृति दे दें, तो जब ध्वनि को आकृति दे दें, ठीक है, जब ध्वनि निकाली हमने मुंह से, उसको हम कोई शेप दे दें, आकृति दे दें, तो क्या कहलाती है वो? वह उसकी लिपि कहलाती है, वह लिपि कहलाती है। ठीक है, तो लिपि क्या हो जाता है? जो किसी भी ध्वनि को हमने जब आकृति दे दी, जैसे हमने ले लिया भा, भा मुंह से आवाज निकाली, भा को हमने इस तरह लिख दिया, यानी इसको भा को हमने एक आकृति दे दी, यानी कि शेप दे दी, तो ये अपना क्या बन जाएगा? ये अपना एक लिपि बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की लिपियां हमने एक व्यवस्थित रूप में लगा दी, तो वो वर्णों का वर्णमाला बन गई, ठीक है। तो अब हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी में कौन सी लिपि यूज की जाती है? देवनागरी, याद रखिएगा, देवनागरी हिंदी की लिपि है, ठीक है। ठीक है, देवनागरी क्या है? हिंदी की एक लिपि है, या हिंदी की लिपि एग्जाम में पूछी है तो कौन सी है? देवनागरी, याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख, अब लिपि अपन को पता चल गया। अब इस प्रकार ए, चा, हा और ओ, जितने भी ये हैं, ये क्या है? ये अपने पास क्या होंगे? ये लिपि चिन्ह होंगे, ठीक है, चिन्ह है। नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। ए, जितने भी अपने पास वो आते हैं लिपि में जो हमने आकृतियां दी हैं, उन सबको हम हिंदी वर्णमाला में व्यवस्थित रखते हैं, तो उस वर्णों को हम क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह कहते हैं। यानी कि वर्ण की डेफिनेशन क्या होगी? लिपि चिन्ह, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार के आया अपने पास, जब लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को, जैसे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहता है। अब ये वर्ण ही है सारे, हमने इसको लिपि चिन्ह कहा है, तो लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? वर्णमाला, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम वर्ण के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कह रहे हैं, और इन वर्णों को ही हमने क्या कहा है? लिपि चिन्ह, ठीक है। तो लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? वर्णमाला, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को क्या है? ये ऑप्शन में दिया हुआ, तो लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला भी या वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि ये सारे लिपि चिन्ह है अपने, हमने जो ध्वनियों को आकृति दी है वो सारे लिपि चिन्ह है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं वर्ण। टोटल वर्ण जो हिंदी माला में है अपने पास 52, ठीक है। ये आपको बचपन से पढ़ता है, जितने इंग्लिश में होते हैं 26, उनका दुगना कर देंगे अपने पास, तो हिंदी के वर्ण निकल आएंगे, यानी कि 52 वर्ण निकल आएंगे, ठीक है। ये अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में टोटल, ठीक है। तो वर्ण कितने निकल आएंगे? इसके डबल, यानी कि 52 वर्ण अपने पास निकल के आते हैं। जिसमें टोटल में 13 जो अपने पास होते हैं वो स्वर होते हैं, प्लस 39 जो अपने पास होते हैं वो व्यंजन होते हैं। नोट करके चलिएगा, तो देखेंगे 13 स्वर और 39 व्यंजन
इन दोनों को मिला के अपने पास टोटल क्या होता है, 52 वर्ण बनते हैं, यानी कि 52 वर्ण। कुछ संयुक्त व्यंजन भी है, उनको हम बाद में देखेंगे। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ण तो हम पार्ट देख लेते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो स्वर क्या होते हैं, टोटल हमने पढ़ा अभी 13, इधर व्यंजन। तो स्वर वाले कौन कौन से आ जाएंगे अपने पास, देख लेते हैं बॉक्स बना के। तो स्वरों में क्या आता है, सबसे पहले जो आएगा अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ठीक है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, इस तरह पर पढ़ते हैं इनको, ठीक है। री से ऋषि। फिर आता है अपने पास, साफ साफ लिख लीजिए इसको, कंफ्यूज नहीं है, री से ऋषि, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास ए, अ, औ, इसी तरह पढ़ना है इनको, ओ, औ, ए, आ, इस तरह, ठीक है। फिर आता है ए, अंग, आहा। तो देख सकते हैं आप कितने हो रहे हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 जो अपने पास वो है स्वर निकल के आते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम अभी क्लैरिफाई करेंगे। इनको हम ना स्वर में रख सकते हैं ना व्यंजन में, तो इसको हम आयोगवा क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। पहले बाकी जो व्यंजन अपने पास बचे टोटल 39, तो का से लेके या नहीं था, ठीक है। तो क, ख, एंड तक जितने होंगे वो अपने पास क्या बन जाएंगे, वो सारे के सारे व्यंजन बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्वरों को डिफाइन कर लेते हैं। स्वर, इसके बारे में पढ़ेंगे, स्वर कैसे होते हैं, स्वर के प्रकार क्या है, और कौन सा स्वर किस टाइप का है, ठीक है। सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले स्वर को पढ़ लेते हैं। स्वर के लिए अब इसमें क्या है अपने पास, ये अंग, आहा, इसको हम अलग श्रेणी में रखते हैं। देखिए ये अंग, आहा, कहीं कहीं क्या होता है, जब हम इसको स्वर की श्रेणी में रखते हैं तो ये व्यंजन का रूप लेते हैं, अंग और आहा, ठीक है। और जब हम इनको व्यंजन में रखते हैं तो ये स्वर का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेंगे, जैसे इसमें अगर हम देखेंगे अंग, आहा, इनका उच्चारण, इन दोनों का उच्चारण क्या हो रहा है, दोनों का उच्चारण क्या स्वर की सहायता से हो रहा है, अंग, आहा, आ की आवाज मात्रा आ रही है, इसमें भी आ रही है आ की मात्रा। तो इसमें क्या, दोनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। परंतु यह है, अब स्वर की सहायता से हो रहा है तो ये व्यंजन का गुण ले रहे हैं, तो यह क्या करते हैं, व्यंजन का गुण ले लेते हैं, ठीक है। जब स्वर की सहायता से हो रहा है तो व्यंजन का गुण ले लिया इन्होंने, लेते हैं, ठीक है। अंग और आहा दोनों का उच्चारण जब स्वर की सहायता से हो रहा है तो ये व्यंजन का गुण ले लिया। जब स्वर की सहायता से किसी भी चीज का या किसी भी वर्ण का वो किया जाता है उच्चारण, तो क्या करते हैं, वो व्यंजन का गुण ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको जब एक बार व्यंजन का गुण ले लिया, इसमें दूसरा, जब हम इनको व्यंजन में रखेंगे, व्यंजन में रखने पर यह स्वर का गुण ले लेते हैं। देख ही रहे हैं, क्योंकि स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, यह स्वर का गुण ले रहे हैं, मतलब दोनों के गुण इनमें आ रहे हैं, स्वर का भी और व्यंजन का। तो क्या इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, इससे हम क्या एक समाधान निकाल सकते हैं। जब अंग और आह, जब इसको हम स्वर की सहायता से उच्चारण करते हैं तो व्यंजन का गुण ले रहे हैं, लेकिन व्यंजन में रखने पर ये स्वर का गुण ले रहे हैं, ठीक है।
तो इस पर क्या निकल के आता है, इस पर ये निकल के आता है कि इनको ना हम स्वर की श्रेणी में रख सकते हैं ना व्यंजन की श्रेणी में। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आयोग वाहक। ठीक है, आयोग वाहक। ठीक है, आयोग वाहक। तो अंग और आहा को हम आयोग वाहक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब स्वरों के हम देख लेते हैं किस प्रकार के स्वर होते हैं, किस तरह इसका उच्चारण किया जाता है। स्वर के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं इसमें बढ़ने वालों में स्वर। स्वर हमने पढ़ा था, स्वर की डेफिनेशन अपने पास जो निकल के आएगी, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन या फिर जिनकी ध्वनि, जिनका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन या फिर ध्वनि निकालना, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के किया जाए। ठीक है, बिना किसी अवरोध के या बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से किया जाए। ठीक है, किसी और स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अन्य स्वर की या अन्य वर्ण की, वर्ण लिख लीजिए, अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए। ठीक है, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है। एग्जाम में बस इतना पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी आदर्श वर्ण की हेल्प से या फिर बिना किसी अवरोध के किया जाए। कोई अवरोध भी नहीं लगता है इसमें। ठीक है, स्वर को जब हम उच्चारित करते हैं तो कोई अवरोध नहीं लगता, जैसे आ ई उ ए। ठीक है, कोई मुंह से अवरोध नहीं हो रहा है या किसी ना किसी चीज से टकराना पड़ रहा है अपनी जीभ को। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के, यानी कोई भी उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है या फिर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, तथा किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए। ठीक है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए, वह क्या कहलाते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। स्वर हमने पढ़े थे, स्वर कुल स्वर कितने पढ़े थे हमें, 13। इसमें आप देख लीजिएगा, अगर आपसे कुल स्वर पूछता है तो आप कितने लिखेंगे, 13। मूलतः, सामान्यतः। ठीक है, एग्जाम में याद रखिएगा, जब कुल स्वर पूछे जाए तो टोटल 13 लिखे जाएंगे। कुल स्वर, सामान्यतः या मूलतः या सिर्फ स्वर पूछा जाए, इन तीनों में से कुछ भी पूछता है, मूलतः कितने होते हैं, सामान्यतः कितने होते हैं या सिर्फ स्वर कितने होते हैं, तो हमेशा आप क्या लिखेंगे, 11। क्योंकि हमने क्या करा था, अंग और आहा को अयोगवा में रखा था। ठीक है, लेकिन कुल स्वर अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो आपको कितने लिखने हैं, 13। और जब स्वर मूलतः या सामान्यतः पूछा जाए तो कितने लिखने हैं, 11। ये पॉइंट आपको नोट करना है, याद रखना है। ठीक है, इसमें नोट करके लिखेंगे क्या, क्या मान लीजिए मेरे पास कोई व्यंजन है। ठीक है, जैसे का, सॉरी, का पे अगर मैं छोटी की मात्रा लगा देता हूं, ठीक है, बचपन से पता है छोटी की मात्रा है ये। ठीक है, या लिख देता हूं टा, टा पे अगर मैं छोटे ऊ की मात्रा लगा देता हूं। ठीक, देख रहे हैं किसी वर्ण पे अगर हम मात्रा लगा दें, ठीक है, या फिर कोई भी ध्वनि है, वर्ण है, इस पे हम एक और मात्रा
जैसे टा पे हमने एक मात्रा लगाई, तो वर्ण में हमने एक मात्रा लगा दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वर की मात्रा। ठीक है। जब व्यंजन के, तो इसमें लिखे समझ में आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं इसको। जब हम ये वर्ण है, वर्ण पे हमने स्वर की एक साइड से मात्रा लगा दी, तो उसको हम क्या लेंगे, स्वर की मात्रा। तो नोट करके लिखिएगा, व्यंजन के व्यंजनों के, ठीक है, व्यंजनों के विभिन्न विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को प्रकट करने के लिए, या लिख लीजिए प्रकट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का उपयोग किया जाता है, या स्वर का उपयोग या योग कर सकते हैं, का योग ऐड कर लीजिए, एडिशन। ठीक है, समझ में आ जाएगा। जब व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, ठीक है, तो स्वर उस समय वास्तविक रूप में नहीं आता, यानी कि ओरिजिनल रूप में नहीं आता। यानी कि हमने भी समझाया था, जैसे का है, का में अगर हमने ऊ की मात्रा जोड़नी है तो इस तरह थोड़ा ना लिखेंगे कऊ, ठीक है, तो इसको जब हम ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे कु। तो व्यंजन में जब हमने स्वर को ऐड कर दिया, तो ये वास्तविक रूप में तो आया नहीं स्वर, ठीक है, तो किस रूप में आया, एक मात्रा के रूप में आया है। ठीक है, या फिर समझ सकते हैं, जब स्वर के साथ, व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ा जाता है तो जो वास्तविक रूप में नहीं आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मात्रा के रूप में आया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको स्वर की मात्रा कहेंगे। वास्तविक रूप में आकर, रूप में ना आकर, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, में ना आकर जिस रूप में आए उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, जब व्यंजनों में हम मात्रा लगा देते हैं तो वो स्वर की मात्रा कहलाती है, क्योंकि यहाँ ये वास्तविक रूप में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको नोट करके चलिएगा। जब व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण, का, कु, की, के, जो विभिन्न प्रकार के उच्चारण हुए, तो उनको प्रकट करने के लिए स्वर का योग कर देते हैं व्यंजनों में, तो वह अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। तो किस रूप में आता है, वह एक मात्रा के रूप में आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस स्वर की मात्रा कहलाती है वो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं व्यंजनों को मात्रिक रूप, यानी उनमें मात्रा जोड़ेंगे तो किस तरह से योग होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए का वर्ण लिखा है अपने पास। ठीक है, तो ये का एक पूर्ण वर्ण है, इसमें एक स्वर अंतर निहित है, तो लिखेंगे कैसे इसको, अगर हम लगाएंगे का के नीचे एक हलंत लगेगा, प्लस आ की आवाज आ रही क, तो ठीक है, इसमें हम छोटा आ और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो व्यंजन को लिखने का तरीका ये होता है, नीचे हलंत लगाकर, जैसे लिखा मैंने टी, टी में देख सकते हैं मात्रा लगी है छोटी की, तो लिखेंगे टा प्लस छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह व्यंजनों को हम व्यक्त करते हैं। जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे या फिर इसका हम
पूरा व्यवस्थित रूप लिखेंगे तो का प्लस आ, ठीक है। तो क प्लस आ, टिक टिक को लिखेंगे जैसे लिखा टिक, तो टा प्लस ई, ठीक है। इसी प्रकार हम लिखते चलते हैं। ये व्यंजन है, यहां देख सकते हैं आ, या फिर लिख सकते हैं, मैंने अभी ये समझाया था, जब टा में या व्यंजन में मात्रा के रूप में आता है कोई स्वर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वर की मात्रा। तो यहाँ स्वर की मात्रा क्या होगी, छोटी ई, ठीक है। तो व्यंजन को वास्तविक रूप, व्यंजन के अलग अलग उच्चारणों को प्रकट करने के लिए, जैसे यहाँ का व्यंजन है, का वाला व्यंजन, आ वाला उच्चारण देख रहे हैं, तो का को हम क प्लस आ लिखेंगे, ये क्या हो जाएगी, इसकी स्वर की मात्रा। इसी प्रकार की छोटी ई में ये क्या है, स्वर की मात्रा, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखना है, जब व्यंजन के विभिन्न उच्चारणों को प्रकट किया जाता है तो स्वर को हम उसके मात्रा के रूप में लगा देते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वर की मात्रा। तो का वाले वर्ण की हम समझ लेते हैं, का वाला ले लीजिए, ठीक है। का वर्ण की मात्राएं, जैसे लिखा है अपने पास, का, का, की, कु, कु, क्रि, के, कए, को, काओ, कं, कहा, ठीक है। तो इसके अब व्यवस्थित, इसके अब उच्चारणों को समझ लेते हैं। क, का, की, कु, क्रि, की, कए, को, कं, कहा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको हम किस तरह लिखेंगे। जब हम इसको, इस पूरे वर्ण को व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, का के नीचे हलंत लगाएंगे, इसमें आ की मात्रा की आवाज आ रही है तो लिखेंगे क धन अ, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले को क, बड़े आ का डंडा लगाए तो बड़े आ को अलग कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार का में लिखेंगे क प्लस छोटी ई, बड़े वाले में क प्लस बड़ी ई, इसमें क प्लस छोटा ऊ, का प्लस बड़ा ऊ, का प्लस री ऋषि, क्योंकि इसमें री की आवाज आ रही है, ठीक है। ये संस्कृत शब्द है जो हिंदी में कम यूज होता है, ठीक है। अधिकतर संस्कृत शब्दों में यूज होगा इसका, जैसे कि मान लेते हैं कृपा, कृपा, ठीक है। री वाले जो शब्द होते हैं वो अधिकतर संस्कृत शब्दों में यूज होते हैं। तो कृपा, और लिखेंगे नृप, या फिर पृथ्वी, तो लिखेंगे पृथ्वी, ठीक है। तो री वाले जो शब्द है वो अधिकतर संस्कृत शब्द है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। री वाले शब्द अधिकतर, री वाले शब्द शब्दों का उपयोग अधिकतर संस्कृत शब्दों में होता है। संस्कृत शब्दों में, ये नोट करके लिखना है, संस्कृत में होता है, ठीक है, नोट, ठीक है। री वाले शब्दों का उपयोग अधिकतर संस्कृत शब्दों में होता है। अब देख लेते हैं कि का में लिखेंगे क प्लस ए, क प्लस आय, क प्लस ओ, इसी प्रकार क प्लस औ, कं अंगः, का धन अह, ठीक है। तो ये क्या है, इन वाले शब्दों का उपयोग लगभग किसमें किया जाता है, हिंदी में, ठीक है। और जब आपने देखा होगा जो चंद्र बिंदी लगी होती है, ठीक है, जब बिंदी लगी हो, इस शब्द का प्रयोग किसमें होता है, हिंदी में।
और आपने कहीं कहीं देखा होगा चंद्र बिंदी लगी होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लगभग संस्कृत के शब्दों में यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट करके चलिएगा, याद रहे आपके दिमाग में, हिंदी बैठ जाए। संस्कृत शब्दों में यूज होता है अधिकतर, संस्कृत शब्दों में। ठीक है, चंद्र बिंदी का उपयोग अधिकतर संस्कृत शब्दों में, केवल बिंदी का उपयोग हिंदी में लगभग किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, की मात्रा, ए आए और ओ आओ की मात्रा। दिमाग लगाइएगा, आ की मात्रा किधर लगती है, आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ। ई की मात्रा घुमाकर, ठीक है, जैसे लिखा है ना, लिखा हुआ है ना, तो इस पर आ की मात्रा कहां लगाएंगे, आगे की तरफ। और अगर हमें ई की मात्रा लगानी हो तो घुमाकर। ठीक है, इधर से भी है, इधर से भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ऊ की मात्रा, ये नीचे की तरफ लगती है। ठीक है, व्यंजन की। ए ओ ये ऊपर की तरफ लगती है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आ की मात्रा आगे की तरफ लगती है, ई की मात्रा घुमाकर लगती है, ऊ की नीचे की तरफ तथा ए आए ओ की मात्रा ऊपर की तरफ लगती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें देख लेते हैं। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है, अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, वास्तविक रूप में आएगा जैसे आनंद। ठीक है, अब इसमें शुरुआत जो हो रही है स्वर से हो रही है, यानी कि बड़े आ एक स्वर है, बड़े आ की शुरुआत हो रही है, तो इसमें क्या है, ये अपने वास्तविक रूप में आया, यानी कि जैसा वर्णमाला में लिखा जाता है वैसे ही यहां आया है। आनंद, जैसे ईश्वर। ठीक है, और जो भी स्वर है वो अपने जब स्टार्टिंग स्वर से होती है तो अपने हमेशा वास्तविक रूप में आते हैं। जैसे आनंद में जो बड़ा आ है ये अपने वास्तविक रूप में आया है। ईश्वर में बड़ी ई है, बड़ी ई से शुरुआत हुई है इसलिए बड़ी ई यानी अपने वास्तविक रूप में आई है। और उल्लू ये भी अपने वास्तविक रूप में आया है। तो ये नोट करके चलना है आपको, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। चौथा पॉइंट क्या है, जब किसी शब्द में व्यंजन के साथ दो स्वर लगातार जुड़ते हैं, जब किसी शब्द में
किसी व्यंजन के साथ दो स्वर लगातार जुड़ते हैं, किसी व्यंजन के साथ दो स्वर लगातार जुड़ते हैं, तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर वास्तविक रूप में आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल गुंजाइश, गुंजाइश। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप गु, ये तो सही है। जा, इसमें देखिए जा व्यंजन है। ठीक है, इसको हम अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, जा के साथ आ जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद छोटी ई जुड़ी है। ठीक है, तो जो पहला आ है, जब जा के साथ, ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ दो स्वर आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो जो पहला स्वर है आ, ये अपने मात्रा के रूप में आया, जो मात्रा के रूप में आया, अभी देखा था हमने। तो पहला स्वर मात्रा के रूप में आता है, तो मात्रा के रूप में ये वाला आ गया, इसके संग जुड़ के। तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है, दूसरा स्वर है ई, जो अपने वास्तविक रूप में आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह का हम स्वर में समझ सकते हैं। जब दो स्वर किसी व्यंजन से लगातार जुड़ते हैं, तो पहला वाला आता है मात्रा के रूप में, तथा दूसरा आता है अपने वास्तविक रूप में। ठीक है, और देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है, हम लिख सकते हैं इसमें, देख लीजिए एग्जाम्पल और, छात्रा ए। ठीक है, तो इसमें देखिए त्रा के साथ संयुक्त है। ठीक है, त्रा के साथ क्या है, त्रा के साथ पहला जो है वो जुड़ा हुआ है, पहला आ, वो मात्रा के रूप में आया है, देख सकते हैं। त्रा के साथ अ मात्रा के रूप में जुड़ गया, तथा दूसरा जो स्वर है ए, वो क्या है, वो अपने साथ क्या है, वो अपने वास्तविक रूप में आया है। तो देखिए, तो स्वर के जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आज हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा हो गया है, तो लेक्चर का टाइम भी ज्यादा लंबा हो गया है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे स्वर के इसी टाइप के पॉइंट्स, और देखेंगे किस टाइप के स्वर के पॉइंट बनते हैं। यदि आपको हमारा लेक्चर प्लीज पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वर के थोड़ा और आगे पढ़ेंगे और देखेंगे किस टाइप की ध्वनियां मुंह से निकलती हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।